हेलो गाइज, वैदिकन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजदीप बलारा आज आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिकन यूट्यूब चैनल पर अपनी अगली क्लास। इससे पहले भी 4 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाली जा चुकी हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। और भी वैदिकन टीम की अगर बात करें तो पूरी वैदिकन की टीम इस समय पर इस लॉकडाउन के दौरान आप सभी को इम्पोर्टेंट कंटेंट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पहुँचाने के लिए मेहनत कर रही है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। इससे पहले 4 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं इंडियन ज्योग्राफी के। अब चारों जो हैं वैदिकन के चैनल पर जा करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है आज हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत का पूरा अपवाह तंत्र, जिसमें बात करते हैं भारत की सारी नदियों की। देखो गाइज, मैंने एक ऐसा मैप तैयार किया है जिससे में कि तकरीबन पूरे के पूरे भारत की लगभग इम्पोर्टेंट सारी की सारी नदियाँ उस एक ही जो है मैप पर आपको दिखाई देंगी। और उसमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाती है, या कौन सी अरब सागर में गिरती है, या फिर कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियाँ हैं, या फिर कौन सी बरसाती नदियाँ हैं हमारी, या कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, और कौन सी नदी किस देश में बहती है, या भारत से में आती है, या भारत के बाहर से आती है, भारत में आती है, भारत से बाहर जाती है, या फिर जो है कौन सी नदी किसकी किस तरफ की सहायक नदी है, लेफ्ट साइड की या राइट साइड की। तो चलिए इस पर बात करते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर मैप। अब इस मैप पर हम बात करें तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम 2 भागों में यहाँ पर बटा हुआ है आपका। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पर एक ये हिमालयन रिवर्स हो जाती है और दूसरी हो जाती है हमारी रेनी रिवर्स। यानी कि हिमालयन रिवर्स जो है, इनको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इनको 12 मासी नदियाँ कहा जाता है। इन सभी को क्या बोलते हैं? 12 मासी नदियाँ। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन नदियों की रेनी रिवर्स, इनको हिंदी में कहा जाएगा बरसाती नदियाँ, या बरसाती नदियों के अलावा इनको मौसमी नदियाँ भी कई बार कुछ किताबों में कह दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 तरह की नदियाँ हैं भारत में, ये आपको पता लग गया होगा। अब इन दोनों को भी आगे जाकर के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स 2 भागों में बटी हुई हैं। जैसे कि एक ये वो नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, और दूसरी वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और ऐसी नदियों की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला के कितनी नदियां हो जाती हैं? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। एक नदी ये हो जाती है इंडस रिवर, दूसरी हो जाती है ब्रह्मपुत्र, तीसरी गंगा, और चौथी हुगली नदी। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलकर के और बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये नदी जो है यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिलती है। केवल यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय से निकलकर भारत में ही खत्म हो जाती है? यानी कि भारत में ही खत्म होने का मतलब ये है कि वो नदी या तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या अरब सागर में गिर जाती है। मैं सहायक नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि ट्रिब्यूटरीज का जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से 3 नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, यानी कि जो निकल करके सीधी समुद्र तक पहुंच पाती है। ऐसी 3 ही नदियां हैं। और इन तीनों की बात करें तो तीनों में से कोई भी भारत में खत्म नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में जाकर मिल करके और जो है फिर जाकर के मेघना बन जाती है, और मेघना बन करके वही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और सिंधु नदी की बात करें तो ये पाकिस्तान में जाने के बाद अरब सागर में गिरती है। हुगली नदी की बात करता हूं तो हुगली गंगा से अलग होने वाली एक नदी है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस नदी की जो गंगा से अलग होती है पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फरक्का बैराज से, और ये वहां से पश्चिम बंगाल में बहती हुई जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए बात करते हैं इस पर। इस मैप को आप किस किस तरीके से पढ़ सकते हो, कैसे कैसे इसको समझा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिमालयन रिवर्स में वो नदी जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी का मैंने जिक्र किया यहाँ पर इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। हिंदी में इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? सिंधु नदी कहा जाएगा इसको। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं यहाँ पर श्योक नदी होगी, जास्कर होगी, सुरू है, द्रास है, गिलगित है, काबुल है, पंचनद है।
यहाँ पर इन नदियों में एक खास बात नोट कीजिएगा, इनके ब्रैकेट में आर और एल मैंने लिख रखा है। आर का मतलब है कि नदी की राइट साइड ट्रिब्यूटरी और एल का मतलब है कि लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बार देखिएगा, अगर मान के चलिए कि ये कोई नदी है जो कि ये एक नदी है जो इस डायरेक्शन में बहती हुई जा रही है, यानी कि इसकी डायरेक्शन बहने की ये यहाँ से शुरू हुई थी। अब इस नदी में अगर इस साइड से आकर के कोई नदी मिलती है इस प्रकार से, तो ये इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी होगी, और अगर इस तरफ से आकर के कोई नदी इसमें मिलती है तो इसको इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो इस तरीके से इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रिब्यूटरी को आप समझेंगे, यानी कि दाईं ओर की सहायक नदियाँ या बाईं तरफ की सहायक नदियाँ, आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नदियों के बारे में कि ये यानी कि शोक जो नाम की नदी है वो राइट साइड से इंडस में मिलती है, जास्कर लेफ्ट साइड से, सुरु लेफ्ट साइड से और द्रास लेफ्ट साइड से। इसमें सुरु और द्रास के बारे में खास बात आप ध्यान रखना, सुरु और द्रास भारत की वो दो नदियां हैं, जम्मू कश्मीर पाई जाने वाली ये दो ही नदियां ऐसी हैं जिसमें प्लेसर सोना पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये चारों नदियां, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कौन सी चार नदियों की, यहाँ पर ये चार नदियां जिसमें कि नाम आते हैं शोक, जास्कर, सुरु, द्रास, ये चारों नदियां जम्मू कश्मीर में ही सिंधु की सहायक नदी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ये नदी पीओके में चली जाती है सिंधु, तो पीओके में इसकी सहायक नदी होती है गिलगित नदी यहाँ पर। और पाकिस्तान में जाने के बाद अफगानिस्तान में हिंदूकुश नाम की पर्वत श्रृंखला से निकल कर आती है काबुल नदी, जिसके किनारे पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और काबुल का नाम इसी नदी के नाम पर रखा गया है। वो काबुल नदी पाकिस्तान में आकर के किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद मिलती है इसमें पंचनद। पंचनद पर एक खास बात ध्यान रखिएगा, पंचनद का अर्थ जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा होगा, पंच यानी कि पांच और नद यानी कि नदी। पंचनद पांच नदियों से मिलकर बनती है। पंचनद कितनी नदियों से मिलकर बनी, पांच नदियों से। इन पांच नदियों में कैसे कि चेनाब और सतलुज नाम की दो नदियां पाकिस्तान में जुड़ती हैं। कहां पर जुड़ती हैं, पाकिस्तान में, और मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, पंचनद का निर्माण करती हैं। लेकिन इससे पहले चेनाब के अंदर पाकिस्तान में ही दो नदियां और मिलती जो जाती भारत से हैं, यानी कि झेलम नाम की नदी और रावी नाम की नदी, दोनों ही नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। इन नदियों के बारे में जब हम इंडस रिवर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में जाकर के बताएंगे कौन सी नदी कहाँ पर किस तरह से निकलती है, किस किस दर्रे से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है, कौन से बांध है, कौन से शहर हैं, ये हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले देखिएगा, चिनाब में आकर मिलने वाली झेलम और रावी नाम की दो नदियां, एक राइट साइड से मिलती है, एक लेफ्ट साइड से मिलती है, दोनों पाकिस्तान में जाकर के चिनाब में मिलती हैं, तो तीन नदियां यहाँ पर हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी में व्यास नदी आकर के मिलती है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करता हूँ व्यास नदी की, तो व्यास और सतलुज मिला करके दो नदियां ये हो जाती हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये पांच नदियां इकट्ठी होती हैं, और पांचों नदियां इकट्ठी होकर के जब इकट्ठा पानी हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है पंचनद, और पंचनद जाकर के किसमें मिल जाती है, यहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या जान पाए कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वे कहाँ कहाँ पर इसकी सहायक नदियां हैं, और अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरफ की सहायक नदियां हैं। और क्वेश्चन अगर सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है, चार नदी आपके सामने ऑप्शन में लिख करके अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसका पानी अरब सागर तक पहुंचता है या जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो यहाँ पर अब तक जितनी नदियों के बारे में हमने जिक्र किया, इंडस रिवर सिस्टम में कोई भी नदी अगर मैं बात करता हूँ तो सारी की सारी नदियों का पानी जब आखिरकार सिंधु में पहुंच रहा है, और सिंधु कहाँ जा रही है, अरब सागर में, तो यहाँ पर बहने वाली जितनी भी ये नदियाँ हैं, ये सब की सब का पानी कहाँ जा रहा है, अरब सागर में जा रहा है। और ये सब कहाँ से निकलती हैं, यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली हैं। इनमें से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कौन सी नदी की, काबुल नदी की। काबुल नदी ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है, हमारी अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान में कहाँ से, हिंदूकुश नाम की प्रदेश से। इसके अलावा बाकी सारी की सारी नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं, और सिंधु नदी पाकिस्तान में जाकर किस में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात इसके बारे में समझ में आ गई होगी। स्क्रीन को अच्छे से समझने के लिए मैं साफ कर देता हूँ ताकि आप बाद में इस पूरी की पूरी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। मैं यहाँ पर पिछले जो कुछ मैंने अब तक लिखा है मैं उसको साफ कर रहा हूँ ताकि अच्छे से चीज़ों को किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगली नदी की। हमारी अगली नदी हमारी आ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी जो कि यहाँ पर कहाँ जाती है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये जाती है ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है बांग्लादेश में जाकर। लेकिन बांग्लादेश में जाकर के सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, पहले गंगा से मिलती है, गंगा के साथ जुड़ती है। गंगा और ये दोनों मिलकर के एक नदी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मेघना नदी। यहाँ पर इस नाम को इम्पोर्टेंट जो है खूब ध्यान रखिएगा कि मेघना नाम की नदी यहाँ पर है। और जिससे कि क्या होता है, ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं और बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और ये डेल्टा क्या होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशालकाय डेल्टा बनता है। यानी कि इससे बड़ा डेल्टा कहीं पर है ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा होता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। कौन सा डेल्टा मैंने कहा? सुंदरवन डेल्टा, जो कि मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। और उससे ज़्यादा जानकारी मैं आपको ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी जब पढ़ाऊंगा तो उनमें से किसी में आपको इसकी जानकारी पक्का दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहाँ पर तिब्बत से या फिर आप कह सकते हैं चीन से निकलती है। और चीन में जहाँ से निकलती है वहाँ से निकल करके ये नदी कुछ इस तरह से बहती हुई जाती है चीन में पूर्व की ओर। वहाँ पर सामने एक पर्वत है, नामचा बारवा नाम का पर्वत है। उस पर्वत से टकरा करके अगर मैं बात करता हूँ तो ये नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई इस प्रकार से, और फिर ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में एंट्री ले जाती है। मैंने यहाँ पर नदी को 3 कलर में दिखाया है। एक येलो कलर जो है ये चाइना का है, और मैं बात करता हूँ ग्रीन कलर ये इंडिया का है, और रेड कलर की बात करते हैं तो बांग्लादेश में। इस प्रकार से इस नदी का मैप बनता होता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आपको अच्छे से दिखाया जाएगा। तो ये नदी इस तरह से बहती हुई जो है बांग्लादेश जाती है, और जाते हुए रास्ते में इसमें इसकी कई सारी सहायक नदियाँ होती हैं। अब सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियों की बात कर लेते हैं चलिए। जैसे कि सुबनसिरी नाम की नदी आती है हमारे यहाँ पर, सुबनसिरी आ गई, दुबनसिरी आ गई, कमेंग है, तिस्ता है, संकोश, मानस, धनश्री है, लोहित है, बूढ़ी दिहांग है। ये सारी की सारी नदियों में से अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट की 3 नदियां धनश्री, लोहित और बूढ़ी दिहांग लेफ्ट साइड की, बाकी सारी की सारी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। और इन राइट साइड ट्रिब्यूटरी में भी एक खास बात, यहाँ पर जो तिस्ता नाम की हमारी नदी है, यहाँ पर ये देखिए ये रही तिस्ता नदी, एकमात्र ऐसी नदी है जो बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र में मिलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र में इसकी सहायक नदी है बांग्लादेश में। बाकी सारी की सारी नदियाँ चाहे सुबनश्री, दुबनश्री, कमेंग, संकोश, मानस, धनश्री, लोहित, बूढ़ी दिहांग, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं ये भारत में इसकी सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली नदी के साथ में। ये जब सारी नदियाँ यहाँ पर एक दूसरे के साथ में जुड़ती हुई यहाँ पर इसमें ब्रह्मपुत्र में जाकर के जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जाकर के गंगा के साथ मिलती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में यहाँ पर। लेकिन गंगा के बारे में बात करने से पहले मैं गंगा के बारे में यहाँ पर एक बात आपको कह देना चाहूँगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलने के बाद मेघना बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं गंगा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा बनी कैसे, गंगा किस तरह से बढ़ती है। यहाँ पर देखो, उत्तराखंड के अंदर एक अलकनंदा नाम की नदी आती है यहाँ पर, ये रही, और एक आती है भागीरथी नदी, ये रही। ये दोनों नदियाँ आपस में जुड़ करके गंगा का निर्माण करती हैं, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों के मिलने से गंगा बढ़ती है। ये दोनों नदियाँ जब यहाँ पर मिलती हैं, और उस जगह का नाम है देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग नाम की जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ, अलकनंदा और भागीरथी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगाना, यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो ये रही भिलंगाना नदी यहाँ पर। और भिलंगाना वही नदी है जो भिलंगाना और भागीरथी आपस में मिल जाती हैं, तो दोनों के मिलने के बाद जब पानी बढ़ जाता है तो उसके बाद गंगा पर एक बांध बनाया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, एक डैम जिसका नाम है टिहरी बांध। अगर बात करते हैं तो टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? उत्तराखंड में बना हुआ, भागीरथी और बिलंगाना के संगम पर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर अलकनंदा की। अलकनंदा की यहाँ पर सहायक नदियों में अगर मैं बात करता जाऊँगा तो सबसे पहली सहायक नदी आ गई इसकी धौली गंगा, यहाँ पर ये आ गई धौली गंगा नदी, फिर आ गई नंदाकिनी, फिर पिंडार, और फिर आ गई मंदाकिनी, और फिर जा करके अलकनंदा किससे मिलती है?
यहाँ पर भागीरथी से। यानी कि अलकनंदा में 5 बार कोई नदियाँ मिलती हैं। पहली बार आई धौली गंगा, दूसरी नंदाकिनी, तीसरी पिंडार और 4 मंदाकिनी और 5वीं बेलंगाना। जब ये पांचों नदियाँ अलकनंदा में मिलती हैं तो इन पांचों जगह पर 5 जगहों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। 5 प्रयाग यहाँ पर होते हैं। प्रयाग का अर्थ होता है ईश्वर का निवास स्थान, यानी कि भगवान के रहने की जगह। यहाँ पर जब यहाँ पर अलग अलग जगह पर प्रयाग बनते हैं, तो सबसे पहला प्रयाग कहाँ बनेगा इसके ऊपर, जहाँ पर कौन सी नदी आकर के इसमें मिलेगी, धौली गंगा इसमें आकर के मिलती है। जब धौली गंगा आकर के इसमें मिलती है तो पहला प्रयाग इसके ऊपर बनता है विष्णु प्रयाग, यानी कि पहला प्रयाग यहाँ पर आ गया जिसका नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। ठीक है। उसके बाद नंदाकिनी जब आकर के मिलती है तो दूसरा प्रयाग बनता है, उसका नाम है नंद प्रयाग। यहाँ पर कौन सा प्रयाग आ गया, नंद प्रयाग। इसके बाद आती है पिंडार नदी। यहाँ पर पिंडार जब आकर के मिलती है तो यहाँ पर आ जाता है फिर इस पर कर्ण प्रयाग। मैंने कौन सा बताया यहाँ पर आपको, कर्ण प्रयाग। उसके बाद आती है यहाँ पर मंदाकिनी नाम की नदी। मंदाकिनी जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर बनता है इसके ऊपर रुद्र प्रयाग। पहला प्रयाग आया विष्णु प्रयाग, फिर आया इसके ऊपर नंद प्रयाग, फिर आया कर्ण प्रयाग, फिर आया रुद्र प्रयाग, और फिर पांचवा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर बढ़ता है हमारा कौन सा, देव प्रयाग। समझ गए होगे आई थिंक इस चीज को। तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि ये पांचों प्रयागों में से कई बार क्वेश्चन को सीरीज में लगाने का भी आ जाता है कि इनको क्रम अनुसार लगाइए। तो पहला प्रयाग, दूसरा प्रयाग, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं अलकनंदा भागीरथी के बाद गंगा के बारे में। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग में मिलकर के किसका निर्माण कर दिया इन्होंने, गंगा नदी का निर्माण कर दिया। अब जब गंगा का निर्माण किया तो गंगा उत्तराखंड में बनी, और उत्तराखंड में बनने के बाद गंगा नदी बहती हुई उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश से होती हुई फिर वो बिहार में, और बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश जाती है। उससे पहले उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि बात करते हैं तो रामगंगा नदी आकर के इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले रामगंगा मिली, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, या फिर गंडक नदी आ जाती है, फिर कोशी आ जाती है, फिर महानंदा आ जाती है, फिर सोन आ जाती है, फिर पुनपुन आ जाती है, फिर यमुना। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने सोन नदी और यहाँ पर पुनपुन नदी के ऊपर स्टार लगा रखा है। ये देखिएगा, ये रहा स्टार यहाँ पर। इस स्टार का मतलब मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जिस नदी के ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, वे सारी की सारी क्या हैं, बरसाती नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम बेशक से हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिमालयन रिवर्स में भी कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज होंगी जो कि बरसाती होंगी। यानी कि गंगा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो गंगा की बरसाती नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर सोन और पुनपुन। बाकी सारी गंगा में मिलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, बारहमासी नदी, यानी कि हिमालयन रिवर से आप उनको कह सकते हो। इनमें से अगर मैं बात करता हूँ तो नदियाँ तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में बात की जाए तो, लेकिन हम इनके बारे में बात करेंगे गंगा नदी तंत्र में। जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, इसमें से इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि गंगा की पहली बरसाती सहायक नदी है, फर्स्ट रेनी रिवर ट्रिब्यूटरी इसकी। और बात करते हैं यहाँ पर कोशी नदी की, महानंदा की, गंडक की, घाघरा, गोमती, रामगंगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के अंदर। इसके बाद यहाँ पर एक और सहायक नदी है जो कि यमुना के नाम से, और इसको थोड़ा सा अलग हाईलाइट करके मैंने इसको दिखाया है। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ना होकर के पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है इसको। यानी कि इससे लंबी कोई भी सहायक नदी अभी तक भारत में किसी भी नदी की नहीं है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यानी कि भारत की बहुत सी नदियाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी लंबाई इससे कम है। जैसे कि नर्मदा जैसी नदी का नाम आप सभी ने सुना होगा, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, किसकी, नर्मदा की। लेकिन खुद यमुना एक सहायक नदी होकर के इससे ज़्यादा लंबी है। इसकी लंबाई, एक बात और बता देता हूँ, यमुना की लंबाई कई जगह पर 1375 किलोमीटर भी मिल जाती है। 1 किलोमीटर का फासला किताबों में अलग अलग आंकड़ों में मिलता है, तो उसको ज़्यादा सा अलग से नोटिस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैं यमुना के बारे में बताता हूँ आपको। यमुना की भी कुछ खास सहायक नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर देखो यमुना की जितनी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं अगर आप नोटिस करेंगे
तो सभी के ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी कि टॉन्स है, हिंडन है, बेतवा है, केन है और चंबल है। यानी कि यमुना की जितनी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ वो सारी की सारी क्या हैं, बरसाती नदियाँ हो जाती हैं। लेकिन यमुना की सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, यानी कि चंबल को भी मैंने अलग से हाईलाइट किया, आपको दिखाई दे रहा होगा। चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सिप्रा है, पार्वती है, सिंध है, काली सिंध है, बनास है। ये सारी की सारी नदियां अगर मैं बात करता हूं तो चंबल में जाकर मिलती। किस तरफ से मिलती है, राइट लेफ्ट वो दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर चंबल खुद राइट साइड से किस में जाकर के मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और इसके साथ साथ केन, बेतवा, हिंडन और टॉन्स ये भी जाकर के किस में मिलती हैं, यमुना नदी में मिलती हैं। और यमुना किस में जाती है, गंगा में। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पार्वती नाम की नदी जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलती है, इसका पानी कहाँ जाता है, तो इसका पानी चंबल में गया, चंबल का पानी यमुना में गया और यमुना का पानी गंगा में गया और गंगा का पानी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके कहाँ गया, बंगाल की खाड़ी में। तो इस हिसाब से पार्वती नदी का पानी जो कि एक मालवा के पठार में बहने वाली नदी है, ये सारी की सारी नदियों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मालवा पठार में बहने वाली नदियाँ हैं। तो मालवा के पठार से बहने वाली जितनी भी नदियाँ उन सब का पानी कहाँ पर जाएगा, गंगा में। और गंगा कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में। तो ध्यान रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर। चलिए इसको साफ करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो जाती है हमारी यहाँ पर 12 मासी नदियों के बारे में सारी बातें कि ये 12 मासी नदियाँ हमारी इस तरह से जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाएंगी हमारी बरसाती नदियों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हमने अब तक का जो सिस्टम पढ़ा है उस सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने यहाँ तक का ये सिस्टम अभी तक पढ़ लिया है। इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। यानी कि इसको एक तरीके से मैंने काट दिया, यानी कि ये पढ़ा जा चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ हम कहाँ पर बढ़ेंगे, रेनी रिवर्स की तरफ, यानी कि बरसाती नदियों की तरफ। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था हिमालयन रिवर्स दो भागों में बटी हुई हैं, एक वो जो कि कहाँ जाती हैं, अरब सागर में जाती हैं और दूसरी बंगाल की खाड़ी में। ठीक वैसे ही यहाँ पर बरसाती नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि वे बरसाती नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, वे बरसाती नदियाँ जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं और वे बरसाती नदियाँ जो कहीं नहीं गिरती, यानी कि ज़मीन पर ही समाप्त हो जाती हैं, ज़मीन पर ही ख़त्म हो जाती हैं, जिनको लैंड लॉक रिवर्स या फिर द रिवर ऑफ एफेमेरल भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है द रिवर ऑफ एफेमेरल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो हिंदी में इसको कहा जाता है भूमि विहीन, लैंडलॉक रिवर को भूमि विहीन नदियाँ। भूमि विहीन नदी यानी कि जो जमीन पर ही समाप्त हो जाए, जो बहकर तो चली थी, ना तो किसी दूसरी नदी में मिल पाई और ना ही समुद्र तक पहुंच पाई, जिसका पानी जमीन पर ही समाप्त हो गया, उसमें ज़्यादा पानी था ही नहीं कि वो या तो किसी दूसरी नदी का सहारा बन सके या समुद्र तक जा सके। तो ऐसी नदी को कहते हैं हम भूमि विहीन। और ऐसी एक ही नदी है भारत में जिसका नाम है लूनी, या उसको बोलते हैं लूनावती, जो कि अरावली से निकलती है। कहाँ से बताया मैंने, अरावली से निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की या सॉरी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला में अजमेर से निकलती है। बाकी इस नदी की डिटेल इस नदी के बारे में पढ़ते हुए पढ़ेंगे, जब भारत की बरसाती नदियों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैंने सारी भारत की नदियाँ यहाँ पर करवा दी, हम एक एक नदी को डिटेल में जा करके भी पढ़ेंगे यहाँ पर, तो निश्चिंत रहिएगा इस तरफ से। तो यहाँ पर लूनी और लूनावती नदी की मैं बात करता हूँ तो इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं और चारों की चारों लेफ्ट साइड की, यानी कि खारी, मिठरी, बाड़ी, जेवाई, ये चारों की चारों भी अरावली से ही निकलती हैं। चारों नदियाँ अरावली से निकलती हैं। ये नदी डेजर्ट से होकर बहती है। और कौन से डेजर्ट से, थार डेजर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का एकमात्र गर्म रेगिस्तान है, उससे बहती है। और ये नदी यहाँ पर राजस्थान से होती हुई जाती है गुजरात के अंदर। और गुजरात में क्या है, एक कच्छ की खाड़ी, क्या बताया मैंने, कच्छ की खाड़ी। उस कच्छ की खाड़ी से पहले ही एक यहाँ पर क्षेत्र है कच्छ का रण, कच्छ का रण। यहाँ पर कच्छ के रण में जाकर के ये लूनी नदी खत्म हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लूनी नदी कहाँ से शुरू होती है, अरावली से शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है, कच्छ के रण में जाकर के वहाँ पर इसका पानी आसपास फैल जाता है और वहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बन जाता है और ये नदी वहाँ पर खत्म हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। अगर ये समुद्र तक पहुँच पाती तो कौन सी कहाँ जाती, कच्छ की खाड़ी में जाती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इन नदियों के बारे में। ये नदियाँ होगी हमारी बरसाती नदियों में वे नदी जो कि क्या हैं,
भूमि विहीन है। लेकिन भूमि विहीन एक ही नदी है, हालांकि कुछ और नदियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, नदियाँ कुछ और भी हैं, लेकिन वे छोटी नदियाँ हैं, भारत के स्तर पर पढ़ने लायक नदियाँ नहीं हैं, वे छोटी नदियाँ। जैसे कि हरियाणा में बहुत सी नदियाँ हैं जो हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे भूमि विहीन नदियाँ हैं। हरियाणा में यमुना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी नदियाँ लगभग भूमि विहीन ही हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं उन नदियों की जो अरब सागर में गिरती हैं, बरसाती नदियाँ। देखो पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियाँ होंगी ना, वो सारी की सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से ही निकलेंगी, यानी कि पूर्वी घाट से निकल करके कोई भी नदी यहाँ पर अरब सागर में नहीं गिर सकती। क्योंकि भारत का, दक्षिण भारत का जो ढलान है, अगर मैं वो आपके सामने दिखाऊं तो दक्षिण भारत का जो ढलान होता है वो हमारा किशोर है यहाँ पर। एक बात नोट करवा देता हूँ मैं आपको, एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ पर, इस तरीके से ये रहा पूरा का पूरा पश्चिमी घाट। और यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पूर्वी घाट आ जाता है। कहाँ पर? ये रहा, यहाँ पर इस तरीके से होता हुआ पूर्वी घाट है। और भारत का जो ढलान है, दक्षिण भारत का ढलान, वो इस तरफ से इस तरफ है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ये वेस्ट डायरेक्शन होगी आपकी, ईस्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि पूर्व दिशा। तो जितनी भी नदियाँ होंगी जो यहाँ पर गिरेंगी वो इन्हीं पहाड़ियों से निकलकर इस प्रकार से गिरती होंगी, या कुछ यहाँ पर विंध्याचल से जैसे निकल कर आ जाती है, माही नदी आ जाती है। अदरवाइज लगभग नदियाँ इन्हीं पहाड़ों से निकली और यहाँ पर गिर गई, इस प्रकार से मिलेंगी नदियाँ। या फिर यहाँ से आती, जैसे कि हमारी नर्मदा नदी आती है, यहाँ से ताप्ती नदी आती है, ये आ सकती हैं। क्योंकि इनके इस तरफ यहाँ पर मैकाल पहाड़ियाँ, यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ियाँ और यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियाँ इस प्रकार से हैं कि नदियों को पूर्व की तरफ जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। ये नदियाँ यहाँ पर आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर सतपुड़ा हो जाती है, यहाँ विंध्याचल हो जाती है और यहाँ मैकाल, ये रास्ता रोकती हैं इनका। तो इसीलिए जो है ये नर्मदा नदी निकल करके यहाँ पर आ गई और ये ताप्ती नदी निकल करके यहाँ आ गई है। बाकी सारी नदियाँ यहाँ से जो निकलेंगी वो इस तरफ जाएंगी। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसी नदी नहीं मिलेगी आपको जो कि इस तरह से मिले। चलिए इसको साफ करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ कहाँ पर? कि भारत की वे नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं, उनके बारे में एक खास बात ध्यान रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली तकरीबन नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। और ज्वार नद मुख बनाने वाली में मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं दो नदियों की बात करता हूँ तो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नाम की नदियाँ। ये रही नर्मदा और ये रही ताप्ती। ये दो नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि क्या बनाती हैं आपका एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख बनाती हैं। बाकी सारी नदियाँ वो जो अरब सागर में गिरती है, जैसे कि साबरमती नदी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके साथ में। साबरमती नदी वो नदी है जो गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, जो अरावली के दक्षिण छोर से निकलती है और दक्षिण दिशा में बहती हुई आकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात में। यानी कि पहले राजस्थान के जो दक्षिण भाग से शुरू होती है, फिर गुजरात में बहती है, गुजरात की राजधानी इसी पर बसी हुई है, और जाकर के खंबात की खाड़ी में ख़त्म हो जाती है ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई। उसके बाद बात करते हैं माही नदी की। अगर मैं बात करता हूँ, माही नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है अपने आप में। माही नदी को मैं थोड़ा सा मैप पर आपको समझाना चाहूँगा कैसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये भारत का नक्शा है आपके सामने। अगर मैं भारत के इस मैप की बात करता हूँ तो भारत में यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इस तरह से होती हुई कर्क रेखा भारत से जाती है, जो कि यहाँ से इस तरह से गुजर जाती है, यानी कि जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, आप हिंदी में जिसको कर्क रेखा और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। माही नदी की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो माही नाम की नदी यहाँ पर विंध्याचल से निकलती है और यहाँ से बहती हुई, अगर मैं बात करूँ इस तरह से बहती हुई वो नदी कहाँ जाती है? एक मिनट रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग से समझ में आए। वो नदी यहाँ से निकली और राजस्थान गई, राजस्थान में अरावली से टकरा करके वापस आ गई और गुजरात में आई, और गुजरात में आकर के इस प्रकार से खंबात की खाड़ी में गिर गई। यानी कि इस नदी ने दो बार कर्क रेखा को काटा, एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा। तो दो बार कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी है कौन सी नदी? माही नदी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस नदी के बारे में। तो चलिए माही नदी के बाद हम बात करते हैं अगली नदी की, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर ही चुका हूँ, बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा जब इस नदी की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम बात करते हैं अगली नदी की, ताप्ती की या जुआरी नदी। जुआरी एक इम्पोर्टेंट नदी है यहाँ पर, जो कि ताप्ती के बाद आपको दिखाई दे रही है, वो एक इम्पोर्टेंट नदी है। कौन सी नदी है? जुआरी नदी।
कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? इस नदी के किनारे पर, इस नदी के मुहाने पर, सॉरी किनारे कह गया मैं, इस नदी के मुहाने पर जहाँ पर ये नदी ख़त्म होती है गोवा में, वहाँ पर अगर मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बनाना चाहूँगा, ये मान के चलिए गोवा है, तो इस गोवा में यहाँ से आकर के अगर ये जुआरी नदी का मुहाना यहाँ पर बनता है, तो इसी मुहाने पर यहाँ पर बनता है एक बंदरगाह, एक पोर्ट जिसका नाम है मारमा गोवा। मारमा गोवा नाम का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो भारत के बड़े बंदरगाहों में उसकी गिनती होती है, और गोवा का एक केंद्र सरकार के अधीन आने वाला एकमात्र बंदरगाह, क्योंकि जितने भी बड़े बंदरगाह होते हैं वो सारे के सारे जो हैं केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। तो गोवा में केंद्र सरकार के अधीन आने वाला ये एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है मारमा गोवा बंदरगाह, जो कि यहाँ पर जुआरी नदी के मुहाने पर है। इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है। फिर यहाँ पर आती है एक मांडवी नदी, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, देखिए मांडवी नदी भी गोवा में ही बहती है। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको समझाते हैं, चलिए कैसे, कि मांडवी नदी यहाँ से यहाँ पर कर्नाटक से निकल कर आती, क्योंकि गोवा में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो गोवा के इस तरफ ऊपर ये क्षेत्र जाता है, ये महाराष्ट्र होता है, और उसके बाद यहाँ से होते हुए ये जो जाता है एरिया इसका इस तरीके से, ये कर्नाटक का होता है। तो कर्नाटक में मांडवी नदी यहाँ से निकल करके कुछ इस प्रकार से और गोवा में प्रवेश करती है, यहाँ पर दूध सागर नाम का झरना बनाती हुई, और फिर ये गोवा के बीचों बीच बहती है, और गोवा के दो जिलों को, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को अलग करती हुई बहती है, और यहाँ पर ये नदी इस प्रकार से डेल्टा बना करके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। पहली बात इंपॉर्टेंट मांडवी के बारे में, डेल्टा बनाने वाली, डेल्टा बनाकर अरब सागर में गिरने वाली भारत की एकमात्र नदी है ये, जो कि पश्चिमी घाट पर डेल्टा बनाती है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जब पहाड़ियाँ पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर जब पश्चिमी घाट आता है तो पश्चिमी घाट गोवा के पास आकर के मुड़ जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ यहाँ से ऐसे आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे मुड़ करके नीचे की तरफ जाती हैं। यानी कि कहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो बात की जाए तो गोवा में कोई पहाड़ियाँ इस प्रकार से नहीं, गोवा के पास आकर के पश्चिमी घाट में एक बैंड है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ पश्चिमी घाट है। तो चलिए बात करते हैं अब हम आगे कि डेल्टा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाती है? हमारी मांडवी नदी। अब मांडवी नदी के बारे में अगली बात क्या आती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस मांडवी नदी को गोवा की लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गोवा की लाइफ लाइन कहेंगे। चलिए बात करते हैं शरावती नदी की, अगली नदी की। शरावती नदी अगर मैं बात करता हूँ तो शरावती नदी ये वो नदी है जिस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जो कहा जाता है, सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना, जिसको बोलते हैं जोग गोरसप्पा, जोग गोरसप्पा नाम का, या जिसका नाम महात्मा गांधी भी है फिलहाल, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये झरना जो कि कर्नाटक राज्य में है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर है, और इस नदी पर पाया जाता है, शरावती नदी पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना है। इससे भी ऊंचा एक झरना है भारत में, अगर मैं बात करता हूँ तो वो वराही नदी पर है, और उसका नाम यहाँ पर है कराइक, मैं एक मिनट, मेरे माइंड से उसका नाम स्लिप हो गया है। कराईकल नहीं, कराईकल शहर का नाम है एक, वराही के ऊपर, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो गया है। जब वराही नदी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं तब बताऊंगा। अभी के लिए सॉरी इस चीज़ के लिए कि भाई ये मेरे माइंड से ये नाम स्लिप हो गया है, अभी कोई नाम इसके लिए ध्यान आ ही नहीं रहा, दिमाग में घूम रहा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन हाँ, इससे बड़ा एक और झरना है जिसका नाम कैसे ही स्टार्ट होता है, हालांकि जो वराही नदी पर है, कर्नाटक में ही है। ये नदी भी अरब सागर में ही गिरती है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, दोनों नदियों में कॉमन है ये सारी चीज़ें। इसके बाद पेरियार नदी आती है जो केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरियार का नाम आपको केरल में, पेरियार बल्कि मैं ये कहूँगा, पेरियार शब्द अगर आपको सुनाई देना तो सीधा आंसर लगाया करो केरल। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो पेरियार नाम की एक झील है, वो भी केरल में पाई जाती है। पेरियार नाम की अगर मैं बात करता हूँ, पेरियार नाम की नदी होगी, पेरियार नाम का बांध है, पेरियार नाम से अगर आपको कुछ भी दिखाई दे तो वो सीधा केरल आप उसको लगा सकते हो। ये केरल में बहती है नदी और जा करके अरब सागर में गिर जाती है। कोई खास ऐसी सी इंपॉर्टेंट बात नहीं कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। इसके बाद हमारी बात आ जाती है यहाँ पर किस बारे में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो भी नदियाँ हैं, अगर उनकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर,
तो जैसे कि सबसे पहला नाम आया यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहती है। जमशेदपुर शहर, जिसका नाम आप काफ़ी फेमस आपने सुन ही रखा होगा, वो शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर। और इस नदी की खास बात, इस नदी में भी सोना पाया जाता है, गोल्ड, यानी कि गोल्ड। कौन सी नदी में? स्वर्ण रेखा नदी में। इसके बाद आती है महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ये नदी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार से निकलती है और वहाँ से निकलकर उड़ीसा में जाकर के डेल्टा बना करके बंगाली खाड़ी में गिरेगी। ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है। अगर मैं बात करता हूँ तो सारी की सारी नदियाँ ये, क्योंकि ये सारी की सारी पूर्वी घाट पर, और पूर्वी तट की चौड़ाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ाई है, ज़्यादा चौड़ाई है। तो ये सारी की सारी नदियाँ क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो। इसके बाद महानदी की सहायक नदियाँ, जैसे कि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर तेलागी, संयुक्त तेल है, ओंक है, जोंक है, ब्राह्मणी है और वैतरणी है। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये ब्राह्मणी नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण किन दो नदियों से मिलकर होता है। ये यहाँ पर नहीं लिखा गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक नदी का नाम है कोयल और दूसरी नदी का नाम है शंख। कोयल और शंख नाम की दो नदियाँ मिल करके ब्राह्मणी का निर्माण करती हैं। और ब्राह्मणी और वैतरणी अगर मैं बात करता हूँ इन दो नदियों की, ये दोनों ही नदियाँ महानदी के डेल्टा में उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैं आपकी बात करना चाहूँगा। मान के चलो कि ये महानदी है, इस प्रकार से जो बहती हुई आ रही है, और ये नदी यहाँ पर आकर के इस प्रकार से अपना डेल्टा का निर्माण करके, और ये इस प्रकार से समुद्र में मिल रही है। अगर बात कर ली जाए तो ये नदी यहाँ से कहीं से भी आई है, इस प्रकार से ये होगी। इसके बाद अगर कोई नदी आकर के इसमें यहाँ पर मिलती है तो वो इसकी सहायक नदी है सीधी। जैसे कि हमने ये पढ़ा, जैसे कि तेल है, संयुक्त तेल है, ओंक है, जोंक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ब्राह्मणी और वैतरणी की, दो वो नदियाँ हैं जो आकर के इसके डेल्टा में मिलती हैं, यानी कि डेल्टा में मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? ब्राह्मणी और वैतरणी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके डेल्टा में इसकी सहायक नदी अगर पूछी जाएगी तो आप कौन सी बताएंगे? यहाँ पर ब्राह्मणी और वैतरणी यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं हम अगली नदी, गोदावरी नदी की। गोदावरी जो नदी है हमारी, गोदावरी नदी ये नासिक से निकलती है। नासिक का नाम आपने सुना ही होगा, महाराष्ट्र में नासिक शहर, नासिक शहर से नदी निकलती है। और नासिक शहर से निकलने के बाद अगर बात की जाए तो ये नदी महाराष्ट्र में बहती हुई इस प्रकार से, और फिर जाती है तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश में जाकर के डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, या भारत की सबसे लंबी बरसाती नदी इसको कह सकते हो। बरसाती नदियों में सबसे लंबी नदी यही नदी होती है हमारी, गोदावरी नदी। और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के साथ साथ आप इसको दक्कन के पठार की सबसे लंबी नदी कह सकते हो, सबसे लंबी बरसाती नदी हो जाती है। या फिर एक और खास बात है, केवल भारत में बहने वाली नदियों की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि ऐसी नदियाँ जो भारत के अलावा किसी दूसरे देश से ना तो आती हैं ना किसी दूसरे देश में जाती हैं, जो भारत में ही शुरू होकर के भारत में ही खत्म होने वाली नदियाँ, यानी केवल भारत में बहने वाली नदियों की बात की जाए तो उनमें भी सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी हो जाती है? गोदावरी नदी हो जाती है। और दूसरे नंबर पर आ जाती है फिर कृष्णा। इन सभी क्वेश्चंस में अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करता हूँ तो कृष्णा नदी हो जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पर्वत से निकल कर आती है, और महाबलेश्वर पर्वत से निकल करके कर्नाटक जाती है, और कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई आंध्र प्रदेश में जाकर के डेल्टा बनाकर गिर जाती है। इन सभी नदियों के बारे में जब हम इंडिविजुअल बात करेंगे एक एक करके, तो इनके मैप भी आपको दिखाऊंगा, मैप बनाऊंगा, जब समझाऊंगा तो और अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी साथ के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। कृष्णा की बातें यहाँ तक होगी, गोदावरी की होगी हैं। इसके बाद बात आएगी हमारी कावेरी नदी की। कावेरी नदी भी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु जाती है, यानी कि दो ही राज्यों में बहती है। तो इस नदी के बारे में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ये नदी जो है इस नदी के पानी को लेकर के किन दो राज्यों के बीच में बहता है, तो किस में मिलेगा? जब बहती ही दो राज्यों में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर पेन्नार और वेगई तमिलनाडु में बहने वाली सिंपल छोटी नदियाँ। यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियाँ आपको दिखाई गई हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, यहाँ पर मैं एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि अच्छे से चीज़ों का ध्यान ना भटके, काम की चीज़ों पर जगह पर ध्यान जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियों की। गोदावरी की सहायक नदियों में आती हैं
जैसे कि पूर्णा नदी, मंजरा नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, सिलेरू नदी, प्राणहिता नदी। और प्राणहिता के बारे में खास बात, प्राणहिता नदी 3 नदियों से मिलकर बनती है, जैसे कि वृद्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। जब इन तीनों नदियों का संगम आपस में हो जाता है, उसी के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, प्राणहिता नाम हो जाता है। प्राणहिता नदी आपको बता देता हूँ, आपने अगर बाहुबली मूवी देखी हो तो बाहुबली मूवी में, जो बाहुबली 2 मूवी है, बाहुबली 2 में जो उसकी अपना हीरो है बाहुबली में, महेंद्र सिंह बाहुबली, उनकी माँ जो है अपने बेटे के लिए, जो उनका सगा बेटा था, उसके लिए एक महल का निर्माण करवाती, शीश महल का निर्माण करवाती है। और शीश महल में जो है उन्होंने जिक्र किया था वहाँ पर कि जो है हम प्राणहिता नदी के किनारे हमने आपके लिए एक शीश महल का निर्माण कराया। बिल्कुल मूवी के स्टार्टिंग में ये सीन आता है बाहुबली 2 में, देख लीजिएगा, वहाँ पर भी प्राणहिता नदी का नाम आता है। ये प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है, हमारी गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में हमारी सहायक नदियाँ, कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कोयना है, भीमा है, मालप्रभा है, घाटप्रभा है, तुंगभद्रा है और मूसी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो तुंगभद्रा नदी है ये 2 अलग अलग नदियाँ हैं, तुंग अलग है और भद्रा अलग है। और जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो ये तुंगभद्रा बनती हैं। तो तुंगभद्रा नदी 2 नदियों का एक संगम है। तो दोनों नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा बनती है, तुंगभद्रा जाकर के कृष्णा में मिल जाती हैं। बाकी इन सभी नदियों की सारी जानकारी की अगर मैं बात करता हूँ तो हम कब बात करेंगे उस बारे में, जैसे ही हम जिक्र कर लेते हैं किस चीज़ का, मैं एक बार इसका एक मैप आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखिएगा, क्योंकि वो मैप थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ये मैप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हो, जिसमें आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा कि भारत की नदियाँ किन 2 भागों में बटी हुई हैं। अगर कोई इसका हिंदी में चाहता है तो मैं इसका हिंदी में भी शायद आपको एक पेज दे सकता हूँ, जिसमें इसके हिंदी में नाम लिखे गए हैं। ये सारे के सारे नाम हिंदी में दिखाई देंगे आपको, शायद मेरे पास वो पेज मिल जाए। आई थिंक अभी नहीं है, शायद यहाँ पर मिलेगा हमें वो, आपको दिखा देता हूँ एक बार पीडीएफ्स में। भारत अपवाह तंत्र, ये रहा वो नाम। यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप हिंदी में चाहे हिंदी में नामों को पढ़ें, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में पढ़ें। इसमें आपको खूब अच्छे से दिखाई देगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ पर अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी बारहमासी है और कौन सी बरसाती नदियाँ हैं, या कौन किसकी सहायक नदी है और कौन किसकी किस तरफ की सहायक नदी है। और छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें मैंने आपको इसमें समझाई दी हैं। इसमें आपको अलग से खूब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अलकनंदा भागीरथी, यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो अलकनंदा भागीरथी दोनों मिलकर के गंगा का निर्माण कर रही हैं, लेकिन दोनों पहले किसकी सहायक नदियों से मिलती हैं। फिर गंगा से एक नदी अलग हो रही है, यहाँ पर हुगली नदी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो गंगा से अलग होती है हुगली नदी और जाकर के खुद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उससे पहले हुगली में दामोदर नाम की नदी आकर के मिल रही है, जो बरसाती नदी है। और दामोदर में 2 और नदियाँ, बराकर और तिलैया नाम की 2 नदियाँ आकर के मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैप भी आपको समझ में आ ही रहा होगा सारा का सारा। इसमें अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदी किस तरफ से किस तरफ जाती है, कौन सी किस देश में जा रही है, किस देश में नहीं जा रही है। और इन 12 मासी नदियों में भी अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो कि क्या हैं, बरसाती नदियाँ हैं। यहाँ पर अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पर कि कौन सी 12 मासी नदियों में बरसाती नदियाँ। अब 12 मासी नदियों में बरसाती नदियों की अगर मैं बात करता हूँ, हाईलाइट करूँ तो जैसे कि नदी आ जाती है हमारी सोन नदी, पुनपुन नदी हो जाती है। उसके बाद टॉन्स, हिंडन, बेतवा, केन, चंबल, ये सारी की सारी क्या हैं हमारी, काली सिंध, बनास, ये सारी की सारी बरसाती नदियां हैं। इनमें से बात करते हैं दामोदर भी बरसाती नदी, तिलैया भी और बराकर भी। इन 12 मासी नदियों में अगर बात की जाए तो केवल बरसाती नदियां जो यहाँ पर इसमें इनका भाग है, उनका हिस्सा है, वो आपके सामने हाईलाइट करके दिखाई गई हैं। ये सारी की सारी नदियाँ हमारी कौन सी हो जाती हैं, जो हैं तो बरसाती लेकिन 12 मासी नदियों में गिनी जाती हैं, क्योंकि इनका पानी 12 मासी नदियों में जाकर मिलता है और उसके बाद ये समुद्र तक पहुंच पाती हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी रहेगा इतना सा, शायद सभी के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, इसके साथ में एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा, एक चीज़ और है जो आप मुझे बताइएगा कि
इससे पहले भी मैंने आपके साथ 4 क्लास ली थी, जो चारों की चारों क्लासेस बोर्ड पर करवाई गई थी, आपको बोर्ड पे पढ़ाया गया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपको इस तरीके का सिस्टम, जिसमें कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको कंटेंट इस तरीके से दिखाया गया जिसमें लिखा हुआ सही समझ में आ रहा है, आपको मैप अच्छे से बने हुए हैं, कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, इस स्क्रीन पर ज़्यादा पसंद आया या दूसरी स्क्रीन पर ज़्यादा पसंद आया? मतलब जिसमें जो कि इससे पहले वाली क्लास है जिसमें मैं बोर्ड पर आके पढ़ाता हूँ आपको, वो ज़्यादा पसंद आया कि ये ज़्यादा पसंद आया? जिस तरीके से आप कहेंगे, कल की नेक्स्ट क्लास या आगे की आपकी क्लासेज आपको उसी तरीके से मिलेंगी जैसे कि आप चाहेंगे। बाकी इसके बारे में मुझे अच्छे से बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को जय श्री राम। और वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जय श्री राम।